हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो जैक बोर्ड के कक्षा 10वीं का जो हिंदी का मॉडल पेपर है उसे जारी कर दिया गया है और इसमें हम लोग हिंदी ए का मॉडल पेपर सोल्यूशन को देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सत्र 2022-23 हिंदी ए और बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को टाइमिंग दिया जाएगा 1 घंटे 30 मिनट और सभी इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में यानी कि 4 खंड है और आपको सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका सोल्यूशन को देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे और आप लोग का हिंदी का मॉडल पेपर आज ही जारी किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आता है आप लोग का खंड क, जिसमें है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और यहाँ पर 5 अंक हैं। आप लोग को सबसे पहले इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है लाइन बाय लाइन और इसके बाद इस पर आधारित नीचे प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है और आप लोग को चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ और इसका आंसर गद्यांश में कहाँ है मैं आप लोग को बता दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया से क्या कहती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया से क्या कहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुछ कर लो। अब मैं आप लोग के यहाँ पर दिखाता हूँ गद्यांश में कहाँ है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइया कह रही है समय जा रहा है कुछ कर लो कुछ कर लो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ उत्तर दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़िएगा तो सभी का उत्तर मिल जाएगा। तो पहला का उत्तर हो गया। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो जो दूसरा है, दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि समय की परख का महत्व बताया है। अब ये भी मैं आप लोग को गद्यांश में दिखाता हूँ कहाँ दिया गया है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। इसी प्रकार से आप लोग को खोज कर सारा उत्तर देना आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब पढ़िएगा गांधी जी ने उत्तर दिया यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य है किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। और यही आप लोग का दूसरा का राइट आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग को सारे क्वेश्चन का उत्तर देना है पढ़ के। मैं आप लोग को बार बार दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने पढ़ लिया, आप लोग भी लाइन से पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जीवन की कुंजी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि समय का मूल्य समझकर काम करना, यही जीवन का कुंजी है। और ये भी पैसे गद्यांश में दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो जो चौथा है, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उधेड़-बुन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए। फिर आप लोग यहाँ पर आता है काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग के यहाँ पर काव्यांश दिया गया, इसे भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसी प्रकार जिसे कि आप लोगों ने अभी गद्यांश वाला उत्तर दिया उसी प्रकार से इसमें भी उत्तर देना होगा। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही विकल्प को चुनें। तो सबसे पहला है 5वां, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो 5वां का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कायर बन के चुपचाप रहना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। रे मनुष्य बस कतार क्रदन का आस्य होगा, मतलब कि इसका मतलब क्या है बताना है। तो जो 6 है, 6 का राइट आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या, दुख से रोना। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर 7वां, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि मनुष्य से कहना चाहते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यानी कि यहाँ पर मनुष्य कायर बनकर ना रहे, मनुष्य को कायर नहीं रहना चाहिए, उनमें हिम्मत होनी चाहिए, यही कवि कहना चाहते हैं। इसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पथ चुमे तर्कस का अर्थ है। तो 8वां का राइट आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि पथ में काटे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे अब यहाँ पर आप लोग का खंड ख व्यवहारिक व्याकरण, यहाँ से आप लोग का व्याकरण शुरू होता है यानी कि ग्रामर पोर्शन शुरू होता है। तो देख सकते हैं इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन 9वां क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है।
तो यहाँ पर क्रिया बताना है कि जब क्रिया में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो ये आप लोग का होता है, आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो, सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों ही उपस्थित होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में आप लोग का दोनों उपस्थित नहीं होगा। तो जो 10वां है, 10वां का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्या देख सकते हैं कि रोहित ने गीत गाया, रोहित ने गीत गाया। अब आप लोग को अकर्मक और सकर्मक पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग क्रिया से क्या या फिर कैसे लगा कर प्रश्न कीजिएगा तो आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बंदर नाचता है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 11 कि मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम बताया। मैंने संदेश भिजवाया, तो ये 11 नंबर वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर प्रेरणा का भावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन सा है। तो इनमें से क्रियापद कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग को सुनाती है। सुनाती है, क्या सुनाती है, तो कहानी। इस प्रकार से आप लोग क्रिया को पहचान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनाती है, यही आप लोग का क्रियापद है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है। अब यहाँ पर वाक्य भेद बताना है। तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि कर्मवाच्य। अब ये भी मैं आप लोग को जब व्याकरण का एक अलग से वीडियो बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल तो आप लोग याद रखें कि ये कर्मवाच्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानता। कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। इसके बाद 15 नंबर वाला कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये कौन सा वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाववाच्य। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है 16 नंबर वाला कि यथाशक्ति कौन सा समास है। अब यहाँ पर आगे आप लोग का समास से क्वेश्चन। तो यथाशक्ति आप लोग का जो समास है वो है अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग बोलते हैं समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। तो जलज का अनेकार्थी क्या नहीं है, तो जलज का अनेकार्थी नहीं है बादल, जबकि कमल, मोती, मछली ये तीनों ही जलज का मतलब होता है, मतलब कि पर्यायवाची है एक प्रकार से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अनेकार्थी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग का है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समानिधिकरण और व्यधिकरण, ये है आप लोग का दोनों भेद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं विद्यार्थी अध्ययन, फिर यहाँ पर डैश है सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा। तो 20वां का राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के बिना, यानी कि विद्यार्थी। 20वां का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के बिना, यानी कि विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। इस प्रकार से आप लोग को वाक्य पूर्ण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। जो मिश्र वाक्य होता है उसमें तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष क्या होता है, तो शेष आप लोग का होता है आश्रित उपवाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एक इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोग का यहाँ पर स्टार्ट होता है खंड ग, यानी कि पठित गद्यांश, जिसमें कि आप लोग का जो बुक से है उसका गद्यांश आएगा, जो भी आप लोग का चैप्टर है उससे गद्यांश आएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्पों का चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कंद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी कि ये बाल गोविंद भगत वाला आप लोग का जो चैप्टर है उससे यहाँ पर ये पठित गद्यांश डाला गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसका क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोग को याद होगा।
तो पहला क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर देख लीजिए कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। तो अभी मैंने आप लोग को पढ़ के बताया कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो मंझोला था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहीं पे दिया गया है, यानी कि 22 का बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को इसी प्रकार से उत्तर देना होगा। फिर देख लीजिए 23 नंबर वाला क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत भले गले में कौन कैसी माला बांधे रहते थे। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलसी का। इसी प्रकार से फिर आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है और फिर से उत्तर देना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। तो अमरुद्दीन का जन्म हुआ था आप लोग का डुमरांव में। इसके बाद आगे है 25 नंबर वाला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं क्या है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहनाई और डुमरांव। फिर यहाँ पर पठित काव्यांश दिया गया है, आप लोग को यहाँ पर काव्यांश पढ़ना होगा और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देना है। तो देख लीजिए 26 नंबर वाला क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। जो काव्यांश दिया गया है इसके कवि कौन है, तो इसके कवि है आप लोग का नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे है 27 नंबर वाला कि दंतुरित का क्या अर्थ है। तो दंतुरित का अर्थ आप लोग को पता होगा, जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तब भी। दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए फिर आप लोग को यहाँ पर आता है 28 नंबर वाला क्वेश्चन कि उपरोक्त काव्य की पंक्ति के चरयिता कवि का नाम है, क्या नाम है। यहाँ पर जो ये पंक्ति दिया गया है, तो इसका जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुलसीदास। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 29, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर आप लोग को अलंकार बताना है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुप्रास अलंकार। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का आ गया खंड घ पाठ्य पुस्तक। तो अब इसका क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट होता है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विरह की आग जगी। विरह की आग जगी, ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा। इसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण व संचार की ओर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि मुख्य गायब की आवाज कैसी थी। मुख्य यहाँ पर गायब लिखा है जबकि यहाँ पर गायक होगा। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। तो 32 का राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चट्टान जैसी भारी। इसके बाद आगे है 33 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है यहाँ पर कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्पष्ट सुख का। इसके बाद है 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मृग तीक्ष्णा का अर्थ है। ये भी बहुत आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। मृग तृष्णा का क्या अर्थ है, तो मृग तृष्णा का अर्थ आप लोग जानते होंगे, इसका अर्थ होता है छलावा। मतलब कि जैसा कि रेत को दूर से देखने पर पानी दिखता है लेकिन वहां जाने पर वो पानी होता नहीं है, तो ये एक प्रकार से छलावा ही है। इसके बाद 35 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया। तो 35 का राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए किया। इसके बाद 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंदा नाक लगा दी जाए, क्योंकि उसको नाक मिल नहीं रही थी। इसके बाद 37 नंबर वाला साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो 37 का राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल की। इसके बाद 38 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कैप्टन कौन था। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कैप्टन कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चश्मे वाला। कैप्टन जो था वो चश्मे वाला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस पर बहुत मेहनत भी की थी।
तो आप लोग का 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।